बदलाव शब्द को आप अपने ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन बदलाव परिवर्तन के मायने तब सबसे ज़्यादा बदल जाते हैं जिसकी बदौलत देश में कुछ नया देखने को मिलता है, समाज में कुछ अलग देखने को मिलता है, कुनबे में कुछ अलग होता है। बदलाव एक व्यक्ति भी लेकर आ सकता है और व्यक्ति समूह भी, लेकिन होते हैं वो नायक। ऐसी ही कहानियों को हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम बदलाव के नायक में। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। संघर्ष किसी इंसान को अगर तोड़ ना पाए तो उसे साधने की शक्ति ज़रूर दे देता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सिक्किम की द्रौपदी घिमरे, जिनके जीवन में संघर्षों का तूफान था, लेकिन उसे पार पाने का वो अदम्य साहस भी रखती थी। उनके घर में केवल एक ही सहारा था उनके पास में, लेकिन एक वक्त उस सहारे ने भी उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, क्योंकि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। श्री द्रौपदी घिमिरे समाज सेवा। महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार लेती हुई ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक समाज के एक ऐसे तबके के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें हमारी मदद की सख्त दरकार है। इन्होंने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि उनमें से ज्यादातर लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। और ऐसे लोग 10, 20 या 30 नहीं, बल्कि 4000 से भी अधिक हैं। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिव्यांग लोगों की संख्या लगभग 2.25 करोड़ है। ये जनसंख्या देश की कुल आबादी का 2.21% है। हालांकि इस पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के अनुसार अब ये संख्या काफी बढ़ चुकी है। हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत हैं सिक्किम की द्रौपदी घिमिरे, जिन्होंने दिव्यांग लोगों को सबल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं द्रौपदी घिमिरे सिक्किम से हूँ और 1986 से मैं विकलांग लोगों के लिए काम कर रही हूँ। कि हमने एक टीम बनाया, कुछ डॉक्टर्स लोग के साथ मिलकर, कुछ हमारा बिजनेस जो भी काम करते हैं बिजनेस पार्टनर लेके, कुछ टीचर्स लोग को लेके हमने एक छोटा सा सिक्किम विकलांग सहायता समिति हमने फॉर्म किया। और 2001 से जो जयपुर में बनते थे वो हमें यहीं पे हमने इस्टेब्लिश कर लिया। तो 2001 से अभी तक हमने 4000 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल लिम्स बनाया। सिक्किम के एक छोटे से गांव में जन्मी द्रौपदी घिमिरे का मन शुरू से ही समाज सेवा के कामों में लगता था। उन्हें समाज सेवा करने की प्रेरणा अपने पिता को देखकर मिली। उनके पिता असम राइफल्स में अपना एक पैर गंवा चुके थे, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए थे। उन्होंने कृत्रिम अंग पाने के लिए कई अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं से भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। अपने पिता को कृत्रिम अंगों के लिए संघर्ष करता देख द्रौपदी घिमिरे ने ठान लिया कि वो विकलांग जनों की सेवा करेंगी और भविष्य में किसी को भी इस तरह से संघर्ष नहीं करने देंगी। अपने पिता को कृत्रिम अंग पाने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद द्रौपदी घिमिरे ने सिक्किम विकलांग सहायता समिति NGO की स्थापना की, जो जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग प्रदान करती है। इसके लिए उन्होंने करीब 4 दशक पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सिक्किम विकलांग सहायता समिति की स्थापना की। उनकी विकलांग सहायता समिति विशेष रूप से लोगों को निशुल्क कृत्रिम हाथ, पैर मुहैया कराने और आगजनी के पीड़ितों के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने का काम करती है। साथ ही दिव्यांगजनों को रोजगार और अपनी आजीविका चलाने में भी सहायता करती है। गांव-गांव से लोग आते हैं तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम, हमको आपने पैर तो लगा दिया, हाथ तो लगा दिया, हमें कुछ सिखाइए। तो हमने 2006 से हमने एक पाक्यू में एक डिसेबली था, तो उन्होंने हमें 2 एकर्स लैंड और एक पुराना सा मतलब उनका घर दे दिया। वहाँ पे हमने स्किल ट्रेनिंग 30 बच्चे से लेकर हमने, जैसे डेफ एंड डम्ब हुआ, जिसका पैर नहीं है उसको पैर लगाया है। ऐसे लोगों को मैंने, जो हमारा सिक्किम में खदा बनते, जो आप
उसका एक सिल्क का एक कपड़ा होते है वो बनाना हमने प्रिंट करना सिखा दिया। फिर बाद में हमने जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से टेक्नोलॉजी लेके उन लोग को स्किल ट्रेनर करना सिखाया। तो 2006 से अभी तक हमने 300 से भी ज़्यादा को स्किल ट्रेनिंग करा दिया। द्रौपदी घिमिरे ने हजारों लोगों को चलने, खेलने में मदद की है। विकलांग जनन कृत्रिम अंगों के साथ और बिना झुके अपने दैनिक कामों को कर पाते हैं। द्रौपदी ने उन लोगों को नया जीवन दिया है जो किसी कारणवश दिव्यांग हो गए थे। मैं सोचता था अब ज़िंदगी में कुछ काम करना ही पाएंगे, ऐसे सोच रहा था कि एक बार यहाँ द्रौपदी मैम ने मुझे बुलाया तो ये काम करने के लिए दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे जयपुर ट्रेनिंग भेज दिया, तो मैं जयपुर ट्रेनिंग करके आया। उसके बाद ये काम करना शुरू कर दिया मैंने, जिससे वजह से इन लोग का भी हेल्प हो रहा है और मेरा भी काम करने को कुछ हो गया है, खाने के लिए तो थोड़ा पैसा तो हो रहा है इसी से। और मैं यही काम करना चाहता हूँ ताकि मेरे वजह से और लोग को हेल्प हो जाए, यही मैं सोच के काम करता हूँ। द्रौपदी घिमिरे से प्रेरित होकर मेड इन गैंगटॉक कृत्रिम अंग भी बनाए गए हैं। द्रौपदी घिमिरे अब तक 4000 से अधिक लोगों को नया जीवन दे चुकी हैं और उनकी इसी जन सेवा के नेक काम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ की मिट्टी में कोई भी रच बस जाए, यहाँ की मिट्टी को लोग अपने माथे से लगाते हैं। गुलफाम अहमद का परिवार सालों पहले अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान से भारत आया और बस गया। आज उनसे पूछिए भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। गुलफाम अहमद का परिवार न सिर्फ भारत आया बल्कि अपने साथ कला का खजाना भी लेकर आया है, जिसके लिए भारत सरकार ने गुलफाम अहमद को सम्मानित किया है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। साल 2005 पंजाब के जालंधर में एक कार्यक्रम हुआ जहां 131 साल बाद रबाब बजाया जा रहा था। उसके बाद ये संगीत कभी नहीं रुका। रबाब एक वाद्य यंत्र है जिसे गुरु नानक देव के प्रिय शिष्य मर्दाना अक्सर उनके साथ सामाजिक संगतों और कीर्तन में बजाते थे। इस वाद्य यंत्र का ताल्लुक तानसेन से बताया जाता है। अफगानिस्तान से पंजाब तक इस वाद्य यंत्र की धूम रही। रबाब मूल रूप से कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में बजाया जाने वाला 3 तार का यंत्र है, लेकिन समय के साथ इसमें फेरबदल किए जाते रहे हैं। आज भी कश्मीर के कुछ इलाकों में इसकी धुन सुनाई देती है। देखने में ये वीणा, सारंगी या सरोद जैसा लगता है, लेकिन इसके सुर उनसे कहीं अलग हैं। रबाब का सुनहरा इतिहास रहा है। एक वक्त ये भारत में लगभग विलुप्त हो गया था। इस हुनर को जानने और समझने वाले बहुत कम लोग रह गए थे। राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान ग्रहण करते हुए ये शख्स हैं गुलफाम अहमद। गुलफाम साहब ने अपने जीवन के 6 दशक इस कला को समर्पित किए हैं। ये कला और ये वाद्य यंत्र कहीं अतीत का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए इनके जीवन का हर पल इसे ही समर्पित रहा। लेकिन गुलफाम साहब के लिए क्या ये सफर इतना आसान था? जवाब है शायद नहीं। आज गुलफाम अहमद शास्त्रीय परंपरा के भारत के इकलौते रबाब वादक हैं, जो इस परंपरा को जीवित रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रबाब और गुलफाम अहमद के बीच पीढ़ियों का नाता है। भारतीय इतिहास की जड़ों में रबाब का उल्लेख सम्राट अकबर के जमाने में तानसेन के साथ मिलता है। इनके पूर्वज रबाब को बजाने में माहिर थे। अफगानिस्तान से हमारे पूर्वज आए यहाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर नेमतुल्लाह खान, तो उन्होंने इसमें संगीत में पहले वो रबाब बजाते थे अफगानिस्तान में, ये वाला। फिर वो उन्होंने इसमें क्लासिकल सीखा जो एक सरोद था। सरोद और रबाब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है। जो आज का सरोद है उसमें ज़्यादा है। पहले जो सरोद था उसमें जैसे लकड़ी का सीना है, पहले सरोद में ऐसे ही था। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बादशाह खान साहब से सीखा, मियाँ तानसेन के ग्रेट ग्रैंडसन से। फिर 6 साल रहे वो,
उस्ताद के घर में, और 1 लाख एक चांदी के कॉइन दिए थे उन्होंने उस वक़्त, 1 लाख एक उस्ताद को, और 6 साल रहे गुरु के अपने। फिर उन्होंने उस सरोद को, जो आज का सरोद है, उसकी ये प्लेट निकाल के, ये लोहे की प्लेट लगाई थी और ताल स्ट्रिंग के। गुलफाम अहमद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और दशकों से रवाब और सरोद बजा रही हैं। कई पीढ़ियों पहले इनका परिवार अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गया था और इस परिवार ने रवाब को लोगों तक पहुंचाया। पंजाब में रवाब प्रचलित हुआ क्योंकि ये साज गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ था। उससे पहले पंजाब में रवाब का चलन नहीं था। पंजाब के लोगों ने इसका नाम जरूर सुना था, लेकिन इसे कैसे बजाया जाता है ये उन्हें नहीं पता था। आज पंजाब में इस परंपरा को आगे ले जाने वाली एक पीढ़ी का इन्होंने निर्माण कर दिया है। बहुत सिखाया लोगों को। आज पंजाब में मेरे ख्याल से कोई 60-70 हैं बच्चे, स्टूडेंट हैं जो रवाब बजाते हैं, और गुरबानी में इसका अब चलन शुरू हो गया। फिर मैं अफ़गानिस्तान गया, 5 साल वहाँ रहा, वहाँ ये साज सिखाया, सरोद सिखाया। ये जो रवाब है, ध्रुपदी रवाब, इसके 3-4 नाम हैं। इसको मोहन, ये नारद वीणा भी कहा जाता है, ध्रुपदी रवाब भी कहा जाता है। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये कहानी। फिर मैंने इसमें एक तार लगाया, जो तार हटा दिया था खरच का। तो अफ़गानिस्तान में 3 तार बजाए जाते थे, क्योंकि फोक बजाते हैं ना। अब मुझे मुश्किल होता था, मुझे राग बजाना है, तो एक तार मैंने एक्स्ट्रा इसमें, जो 50-60 साल पहले हटा दिया था, फिर मैंने उसको इसे कंप्लीट करके तब कंप्लीट किया रवाब। भारत सरकार ने बच्चों को रबाब सिखाने के लिए इन्हें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भेजा। सिखाने का ये सिलसिला लगभग 5 बरस तक चलता रहा। इसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके शिष्य हैं जो संगीत ज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये देश के कई हिस्सों में भी संगीत की इस परंपरा को पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पंजाब जहाँ सूफी संत, फ़कीर और बहुत अच्छे सुनने वाले श्रोतागण भी मौजूद होते हैं। बेड़ी साहब में सदगुरु जगजीत सिंह महाराज नामधारी जी, आपने जब आपका रबाब सुना तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने ज़िंदगी में पहला तोहफ़ा रबाब के रूप में गुलफाम साहब को पेश किया, और ये कहा कि गुलफाम साहब, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप इस रबाब को जन जन तक पहुंचाएं। खान साहब ने तभी से इसको एक बीड़ा उठाकर अपनी इस साज को बढ़ाना शुरू कर दिया। रबाब बजाने में महारत हासिल होने के बावजूद गुलफाम साहब आज भी हर रोज 6 घंटे से भी ज्यादा समय इसके रियाज में व्यतीत करते हैं। ये साजों को बचाना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो ख़ानदानी लोग हैं, जैसे घरानेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। नए लोगों को, जो स्टूडेंट हैं और नई जनरेशन है, उन्हें नहीं पता इस बारे में कि हमारे जो साज हैं, हमारे प्राचीन साज जो लुप्त होते जा रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। वो घरानेदार लोगों को उसकी तवज्जो देनी पड़ेगी। गुलफाम अहमद भारतीय युवाओं में रबाब का शास्त्रीय ज्ञान लगातार बांट रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज रबाब वादकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गुलफाम अहमद अपने लिबास का ख़ास ध्यान रखते हैं, खास करके रबाब बजाते समय, जिसमें अफ़गानिस्तान की झलक साफ दिखती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ़गानिस्तान के लोग भारतीयों से काफ़ी प्रेम करते हैं और गुलफाम अहमद जैसे कलाकारों की कला उस प्रेम को और मजबूत बना रही है। और अब बात स्वामी शिवानंद की, जिनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने भी अपना सर झुका दिया। जहां 50-60 साल की उम्र में आप खुद को कई बार मजबूर मान बैठते हैं, वहीं 125 साल की उम्र यानी कि उम्र के 13वें दशक में स्वामी शिवानंद ऊर्जा से भरपूर हैं। लोगों को वो योग का गुर सिखा रहे हैं।
राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार लेते हुए इस शख्सियत को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। 125 वर्षीय योग प्रशिक्षक स्वामी शिवानंद जिस चुस्ती तंदुरुस्ती के साथ पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, इसे देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। स्वामी शिवानंद समारोह में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल झुक गए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत स्वामी शिवानंद के सामने झुकते हुए जमीन को स्पर्श किया। 1896, in the year 1896, उन्होंने जन्म लिया था एक गरीब वैष्णव परिवार में। उनका पिता माता भीख मांगकर जो कुछ मिलता वो खिलाकर उनको थोड़ा सा बड़ा किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता है। तो 4 साल उम्र में उनको एक वैष्णव बाबा जी के पास सौंप दिया गया है और 6 साल उम्र में उनका पिता माता एक ही दिन उनका देहांत हो गया। तो 6 साल उम्र में एक बच्चा अनाथ हो गया, फिर भी उन्होंने 126 साल उम्र लेके आपके सामने सुस्त होके बैठे हुए हैं, बात करते हैं। यही है भगवान की महिमा, यही है उनका गुरु का महिमा। तो बाबा इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टू गॉड एंड हिज गुरुजी। ही सेज ऑल दीज थिंग्स इज द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरुजी। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा ये सब कुछ हुआ है। स्वामी शिवानंद जी ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया है। ये काशी से ताल्लुक रखते हैं। स्वामी शिवानंद का मानना है इस पुरस्कार से योग और भारतीय जीवन पद्धति पर सभी का विश्वास और बढ़ेगा। इनकी जीवन शैली और योग से प्रेरणा लेकर लोग अपना जीवन निरोगी बनाएंगे। हम लोग का बहुत खुश हुआ जी। बाबा तो अपना प्रचार नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में बाबा को चुनकर बाबा को पद्मश्री अवार्ड दिए हैं। तो ये अवार्ड हमारे लिए हमारा जो बाबा के जो भक्त है उनके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि बाबा का जो जीवन दर्शन है, बाबा का जो जीवन चर्चा है, हम लोग चाहते हैं वो पूरा दुनिया भर जाने और दुनिया का लोगों का उपकार है। स्वामी शिवानंद का मानना है कि योग और प्राणायाम को अपनाकर लंबी और निरोगी उम्र पाई जा सकती है। पहले लोग इन्हीं जीवन पद्धतियों को अपनाकर 100 साल से भी ज्यादा जीते थे। उम्र के इस पड़ाव में हालांकि स्वामी जी अब ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी दिनचर्या क्या है, कैसे उम्र के इस पड़ाव में भी ये तंदुरुस्त जिंदगी जी रहे हैं, ये कौतूहल का विषय है। बाबा सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद तो 2 घंटे चलते के साथ उन्होंने जप करते हैं, मंत्र भगवान का मंत्र जप करते हैं। और मंत्र जप करने के टाइम उन्होंने हर कोई का मंगल चिंतन करते हैं। हाँ, तो वही है उनका जो बाबा बोलते हैं ये मेरा सुबह फिजिकल एक्सरसाइज और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो जाते हैं। ये उनका डेली रूटीन है, जहाँ भी हो, जिस तरह भी हो है। उसके बाद 1 घंटा बाबा योगा और प्राणायाम करते हैं। तो वो तो गया। बाबा के जो खाना पीना है बहुत सादा सीधा खाना पीना है। बाबा तेल नहीं लेते हैं और नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड राइस और 2 चपाती ऐसे ही खाना लेते हैं बाबा। इनके पासपोर्ट और आधार कार्ड के मुताबिक उनका जन्म 8 अगस्त 1896 को सिलेट जिले के हरिपुर गांव में हुआ था, जो मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में है। बचपन में इन्हें कई बार भूखा ही सोना पड़ा था। बेहद गरीब परिवार में जन्मे स्वामी शिवानंद ने संन्यास की राह चुन ली थी। भिक्षाटन करते हुए उनका बचपन बीता। स्वामी शिवानंद ने महज 6 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु को सौंप दिया था, जिनके साथ उन्होंने देश भर की यात्राएं की। स्वामी जी का मानना है योग, प्राणायाम और घरेलू औषधियों का सेवन स्वस्थ रहने की कुंजी है। वो अब भी कई घंटे योग करते हैं। इसके अलावा अपनी जिंदगी को योग और भारतीय जीवन पद्धति को समर्पित कर दिया है। तो एक ही मैसेज बाबा हर कोई के देता है, ये हमेशा पॉजिटिव चिंतन करो, क्योंकि नेगेटिव चिंतन में हमारा कोई उपकार नहीं होगा, देह का क्षति होगा। तो पॉजिटिव चिंतन के बारे में जो बाबा जो चिंतन किया है,
एक तो एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, तो बहुत सारी बाबा के जीवन में जो ही भी कभी भी किसी नेगेटिव इंसिडेंट घटे हुआ तो नहीं, फिर भी उसमें से बाबा पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो बाबा का जब 6 साल उम्र में एक ही दिन बाबा को पिता माता का देहांत हो गया, बाबा अनाथ हो गया, उसके बाद कुछ देर की बाद बाबा का मन में ये सोच आया कि ये पूरा विश्व संसार मेरा घर है। एक बच्चा पिता माता के खोया और सोचते हैं कि पूरा विश्व संसार मेरा घर है, और इनसे विश्व में जो कुछ लोग हैं उन्होंने सभी मेरा पिता माता है, और उनका सेवा करना उनको मेरा धर्म है। स्वामी जी अपनी नियमित दिनचर्या को लेकर बेहद पाबंद हैं। वे प्रतिदिन सुबह 3 बजे जगते हैं। स्नान और नित्य क्रिया करने के बाद वे भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनके पास बीमारियां नहीं फटकती हैं। उनको ना तो ब्लड प्रेशर है और ना ही शुगर। वे बेहद सादगी भरी और अनुशासित जिंदगी जीते हैं। सादा भोजन करते हैं जिसमें सिर्फ उबला खाना शामिल होता है। इसमें किसी भी तरह का तेल या फिर मसाला नहीं होता। दाल, चावल और हरी मिर्च आम तौर पर खाते हैं। और स्वामी शिवानंद चटाई पर ही सोते हैं। यही नहीं, वे दूध नहीं पीते और फल भी नहीं खाते हैं। वे आज भी एकदम फिट हैं और अक्सर ट्रेन में अकेले ही यात्रा करते हैं। आपका जीवन सुस्त रखने से साथ साथ बाबा हमारा देश में जितने सारी गरीबी है, जो पिछड़े वर्ग है, जिन लोगों को कोई समाज में लेते नहीं, मान लीजिए जो कुछ रोगाक्रांत भिक्षुक है, तो बाबा उनके पास जाके, उनके घर जाके उनको चुन को बाहर निकाल के उनको सेवा देते हैं। बाबा के ध्यान में यही है, भगवान के सेवा, जीवंत भगवान के सेवा। अंग्रेजी राज में जन्मे शिवानंद को आज भी तकनीक से जुड़ने में कोई रुचि नहीं है और पुराने ढंग से ही जीवन गुजार रहे हैं। वे संतोषी जीवन को महत्व देते हैं। योग और सामाजिक क्षेत्र में इस अतुलनीय योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज़ादी के समय स्वामी शिवानंद की उम्र करीब 60 साल रही होगी। उन्होंने आज़ादी के पहले का संघर्ष भी देखा और आज़ादी के बाद वो भारत की तरक्की के साक्षी भी बने। ऐसे लोग हमारे लिए किसी धरोहर से कम नहीं हैं। आज के लिए बदलाव के नायक की इस कड़ी में इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।